Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this lecture of feedback control systems. अब हमने जबकि तीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स की एनालिसिस करना सीख ली है, उनकी सिस्टम इक्वेशंस लिखना सीख ली हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल की और रोटेशनल मैकेनिकल की. दिस इज़ अ ट्रांजिशनरी टॉपिक जिसमें हम थोड़ा सा बीच में कुछ ब्रेक लेंगे और देखेंगे कि सिस्टम्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं. तो ये लेक्चर जो है कुछ इंटरमीडिएट टॉपिक्स को मर्ज करके बना हुआ है और फिर ये हमें हेल्प करेगा हम आगे के कुछ आइडियाज़ को लेके. लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है विद द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन. तो ये थोड़ा सा डिसकनेक्टेड टाइप का टॉपिक है. वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम आवर जनरल पाथ जिसमें हम चल रहे थे. लेट्स डू दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक काइंड और सम बेसिक एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स. इस लेक्चर में क्या हम कवर करने जा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ. हम डीसी मोटर के ट्रांसफ़र फंक्शन देखने जा रहे हैं. इसमें हम डीसी मोटर को दो तरह से देखेंगे. कांस्टेंट फील्ड यानी कि फॉर एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है, वो कांस्टेंट फील्ड मोटर होती है. एक और भी तरह की रेगुलर मोटर भी हो सकती है, लेकिन जहाँ पे फील्ड कांस्टेंट है, या फिर एक ऐसी डीसी मोटर जिसमें हम नॉर्मली आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं. सो आर्मेचर यानी कि कांस्टेंट फील्ड का मतलब है कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं हम, ठीक है ना. वी ऑल नो दैट डीसी मोटर हैज़ some field winding around the motor जो कि फील्ड को कंट्रोल करती है, और फिर बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और इसमें आपका रोटर होता है. एंड रोटर itself has some coil of winding. तो the rotor coil is the armature and the coils on the stator are usually most of the times they are called the field coils. ठीक है. तो फील्ड को अगर कांस्टेंट फील्ड हो और हम आर्मेचर वोल्टेज से कंट्रोल करें तो क्या होगा, एक ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरह देखेंगे. और फिर अगर आर्मेचर करंट कांस्टेंट हो और फील्ड से कंट्रोल करना हो तो क्या होगा, हम ये दो केसेस देखेंगे अभी. इसके अलावा दो और टॉपिक्स हम देखेंगे. एक है जनरल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स किस तरह के होते हैं और उनके ट्रांसफ़र फंक्शन और उनके स्टेप रिस्पॉन्स से हम कुछ टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राइव कर लेंगे. ये किस तरह से हेल्पफुल होंगे ये जब हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आपको रियलाइज़ होगा. दीज आर वेरी यूज़फुल पैरामीटर्स थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट कि फ़र्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है. इसी तरह हम जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखेंगे इसके बाद, और जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि उसके जनरल टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो बेसिकली हम ये तीन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं. इसमें थोड़ा मैथ्स है, इसमें थोड़ी डेरिवेशंस हैं. सो आई होप यू आर अप फॉर इट. लेट्स स्टार्ट. ठीक है. तो ये है एक जनरल डायग्राम फॉर द ट्रांसफ़र फॉर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ अ डीसी मोटर. आप देख सकते हैं डीसी मोटर का मोस्ट जनरल केस ये है कि इसमें एक आर्मेचर की वाइंडिंग है, ये वाली विच आई एम ड्राइंग हियर, एंड देयर इज़ अ फील्ड वाइंडिंग एंड दे आर सेपरेट. जो परमानेंट मैग्नेट मोटर्स होती हैं उसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होती, बल्कि फील्ड वाइंडिंग की जगह यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं, नॉर्थ साउथ. ठीक है. तो यू गेट द आइडिया फील्ड वाइंडिंग क्या काम कर रही है. अच्छा, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स भी ओपन होते हैं. अगर उसमें वाइंडिंग मौजूद है मोटर में फील्ड की, तो फिर उसके टर्मिनल्स होते हैं अवेलेबल, और फिर आर्मेचर होते हैं. और आपने इसी से फिर वो सीखा है सीरीज़ और पैरेलल मोटर्स के बारे में कॉन्सेप्ट, इन्हीं दो वाइंडिंग्स को लेके. लेट्स स्टिक टू आवर टॉपिक मोटर. और फिर अच्छा, ये तो हो गई वाइंडिंग्स. अच्छा, वाइंडिंग्स में उनकी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंसेस होंगी. आर्मेचर वाइंडिंग में क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग है, अगर पहले फील्ड वाइंडिंग से डिस्कस करना शुरू करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में फील्ड इंडक्टेंस और फील्ड रेजिस्टेंस होगी, फील्ड करंट फ्लो हो रहा होगा, फील्ड वोल्टेज EF है. और इस वाइंडिंग का काम जो है टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करना, बल्कि इसका काम है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को क्रिएट करना. ठीक है. तो एक मैग्नेटिक फिनोमेना होगा, देयर इज़ अ मैग्नेटिक सर्किट हेयर. आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या हो रहा होगा, देयर इज़ एन आर्मेचर करंट फ्लोइंग थ्रू RA और जब ये करंट फ्लो करेगा आर्मेचर में से, कॉइल्स में से, तो फिर और फील्ड वाइंडिंग भी उस पर अप्लाई आ रही हो, उसके ऊपर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी फ्लक्स फाई के फॉर्म में. तो फिर यहाँ पे बैक EMF जनरेट होगा. ये वही बैक EMF है
जिसको आप इंडक्टिव किक कहते हैं, जो मोटर्स में एग्जिस्ट करता है और भी इंडक्टिव मैकेनिज़म्स में एग्जिस्ट करता है। और ये बैक ईएमएफ जो है वो इट वर्क्स अगेंस्ट द अप्लाइड वोल्टेज। जो टर्मिनल पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया उसको रेजिस्ट करता है, उसके ऑपोजिट पोलैरिटी में होता है, तो करंट को रोकने की कोशिश करता है। सो द बैक ईएमएफ इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द करंट हेयर एंड द फ्लक्स। इसके अलावा क्या फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे कि वंस जब ये इंडक्शन हो जाएगी तो ड्यू टू द करंट इन द आर्मेचर एंड द इंटरेक्शन ऑफ दैट करंट विद द फ्लक्स एक फोर्स क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि टॉर्क के फॉर्म में अवेलेबल होगी क्योंकि रोटेशनल सिस्टम है। तो मैकेनिकल टॉर्क क्रिएट होगी, दिस टीएम, और टॉर्क की वजह से रोटेट होना शुरू हो जाएगा और एंगल चेंज होना शुरू हो जाएगा थीटा एम, या स्मॉल एम का मतलब है मैकेनिकल, ठीक है। और फिर आगे मोटर पे कोई लोड लगा हुआ होगा। अब मोटर का लोड कैसा होता है वो हमने अलग से यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो उसमें कुछ रोटेशनल मास होगा और कुछ फ्रिक्शन होगी। ध्यान में रखिएगा, मोटर के अंदर कोई इलास्टेंस की कैपेबिलिटी नहीं होती। उसकी जो शाफ्ट होती है उसमें टॉर्शन आइडियली होना नहीं चाहिए, और डिज़ाइन भी ऐसी ही होती है मोटर्स के, उसकी शाफ्ट में टॉर्शन नहीं होता, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई स्प्रिंग बिहेवियर नज़र नहीं आ रहा। with this layout in your mind, let's start writing equations. लेकिन before we go to equations, मैं ज़रा जल्दी से आपको यहाँ से ओवरव्यू दे देता हूँ equations किस तरह आएंगी। देखें, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है आर्मेचर का, इसकी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन आ जाएगी KVL से, दैट्स वेरी इजी टू राइट। ये वाला फील्ड वाइंडिंग का भी एक सर्किट है और इसकी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्वेशन आ जाएगी। सो दीज आर टू इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस, ठीक है। देन व्हाट्स हैपनिंग इज, जो फील्ड वाइंडिंग है वो क्या कर रही है, पहले उसको देखते हैं। फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स जनरेट कर रही है, तो जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शन में होता है जो फील्ड वाइंडिंग का करंट है उसके। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा फ्लक्स होगी, हमें लॉ पता है, ठीक है। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज देयर इज़ अ लिंकेज ऑफ द फील्ड करंट एंड द फ्लक्स। इसकी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन वुड बी अ मैग्नेटिक इक्वेशन, ठीक है। दैट्स अनदर इक्वेशन दैट्स गोइंग टू अपीयर ओवर हियर। उसके बाद जो आर्मेचर वाइंडिंग पे वापस है, वहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फिनोमेना हो रहा है, एंड दैट मैग्नेटिक फिनोमेना इज़ द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का जो इक्वेशन है इट्स द सेम एज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड बैक ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है? फ्लक्स, बिकॉज देयर इज़ फ्लक्स which flux lines that are crossing the current carrying conductor of the armature, और उसकी वजह से यहाँ पे बैक EMF जनरेट हो रहा है। सो that's also another magnetic equation। तो अब दो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई यहाँ से, और फिर दो मैग्नेटिक इक्वेशन ये हो गई। देयर इज़ अनदर इक्वेशन दैट इज़ गोइंग टू, अब इन दोनों फिनोमेना से होगा क्या, देयर इज़ अनदर फिनोमेना हैपनिंग ओवर हियर विच इज़ द टॉर्क दैट इज़ बीइंग इंड्यूस्ड, एंड द टॉर्क इज़ गोइंग टू बी जनरली, हमें पता है, इट्स इन प्रोपोर्शन टू बोथ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, both the magnetic flux and the electric current flowing in the torque is mostly it's field current times it's proportional to the product of field current and armature current, ठीक है, इन दोनों के। तो this is another equation। So how many phenomena are actually happening here? The electric circuit of the armature, the electric circuit of the field winding creates electric flux, उसकी equation। The armature winding has back EMF, uski equation, which comes from Faraday's law, and then finally the torque equation of the motor, which is linked both to the field and the armature currents, ठीक है। इन सब में हम लोग इस वक्त ज़्यादा डेप्थ में इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट क्या है। ज़्यादातर वो हमारा, आपको पता है, आपने अगर मशीन्स का कोर्स पढ़ा हुआ है तो इट मेनली डिपेंड्स ऑन magnetic materials, the design of the machine, the dimensions of the machine, ठीक है। तो वो हम नहीं डिस्कस कर रहे। और इवेंचुअली फिर आखिर में एक इक्वेशन होगी इस लोड की, ये जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है, मैकेनिकल टॉर्क, आपको पता है ऑलरेडी के the applied torque would be equal to the torque transmitted to the rotational load, and the torque यानी कि applied torque होगा, उसको काउंटर करेगा रोटेशनल लोड, इनर्शिया देगा, और उसको जो यहाँ पे हमारी डैम्पिंग फोर्स होगी, जो हमारा फ्रिक्शन होगा, वो भी इसको काउंटर करेगा, ठीक है ना। तो मैकेनिकल टॉर्क वुड बी अपोज्ड बाय, और यू कैन से, आप इस तरह लिख लें, इक्वल टू करके लिख लें या माइनस साइन के साथ करके लिख लें, वुड बी अपोज्ड बाय द टॉर्क फ्रॉम द रोटेशनल मास एंड द टॉर्क फ्रॉम द
फ्रिक्शन, रोटेशनल फ्रिक्शन। तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। अब मैंने किसी डिटेल में ये चीज़ें बता दी हैं, मैं पूरी ये आपसे डिस्कस तो नहीं करूँगा कि, बट यू कैन सी आई हैव रिटन दीज इक्वेशन। सो हियर इज़ द आर्मेचर इक्वेशन KVL, here is the field winding equation KVL, back EMF voltage equation. You can see it's just simply Faraday's law of electromagnetic induction. See, and here you might argue कि ये back EMF जो है वो d theta पे डिपेंड कर रहा है. Of course d theta by dt is omega. सही है, तो आपको पता है कि rate of change of एंगल या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है. तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ. ठीक है, इसको भी एस डोमेन में लिख दिया, हम सारी चीज़ें एस डोमेन में लिखते आ रहे हैं. और ये रही फ्लक्स की इक्वेशन जो फील्ड वाइंडिंग से जनरेट होगा. फ्लक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के एफ को समझने की अभी आप कोशिश ना करें, इट्स जस्ट सम कांस्टेंट टाइम्स फील्ड करंट आई एफ. जिन वेरिएबल्स के साथ एस लिखा है दीज आर एक्चुअली आवर सिस्टम वेरिएबल्स. सही, लेट्स गो अहेड. अभी दो इक्वेशंस रह गई हैं. सो एक टॉर्क की इक्वेशन है. टॉर्क की टेक्निकली दो इक्वेशंस हैं. वन इक्वेशन इज द टॉर्क लिंक टू द थ्रू सम कांस्टेंट टू द फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय आर्मेचर करंट. अच्छा, फ्लक्स खुद इटसेल्फ जो है वो, अगर अभी आपने देखा हुआ है पीछे के फ्लक्स इटसेल्फ इज़ लिंक टू आई एफ. तो इस ये वाला लॉ भी, वो वाला रिलेशनशिप आपको याद आता है. फ्लक्स इटसेल्फ इज़ आई एफ, फील्ड वाइंडिंग करंट. तो वो ये जनरल रूल आपको शायद याद आने लगे कि डीसी मोटर्स में जो टॉर्क है वो आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है. वी यूज टू लर्न दैट इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स. बहरहाल ये वही चीज़ रिवाइज हो रही है. और ये मैकेनिकल टॉर्क की इक्वेशन आ गई इन एस डोमेन. ठीक है, कि ये जो टॉर्क जनरेट होगा ये अप्लाई कहाँ होगा, जाके मैकेनिकल लोड के ऊपर, टोटल लोडिंग जो मोटर की है उसके ऊपर. अच्छा, टोटल लोडिंग में एक्सटर्नली कनेक्टेड लोड भी होगा जो शाफ्ट पे माउंट हुआ होगा, और प्लस जो वाइंडिंग्स हैं और जो अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है और जो अंदर मेटल हैं वो भी इंक्लूडेड होगा जो रोटर के ऊपर लगा हुआ है. तो एवरीथिंग कनेक्टेड टू द स्पिंडल और द एक्सल ऑफ द मोटर is going to be a part of the mechanical load. तो ये जनरेटेड टॉर्क है और फिर ये ड्राइव इस वाले लोड को करेगी. ठीक है, और इसमें JM जो है रोटेशनल मास, जो है टोटल रोटेशनल मास है. DM जो है वो टोटल फ्रिक्शन फोर्सेस हैं जो शाफ्ट के ऊपर है. अब आ जाएं दो केसेस के ऊपर. मैं वापस से आता हूँ पीछे वाली डायग्राम पे. एक केस ये है, यहाँ पे दो केसेस मैंने बना दिए हैं. कि एक केस ये है कि ओनली द वाइंडिंग is generating the flux, and या तो आपने वाइंडिंग का वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, कांस्टेंट कर दिया, या फिर ये वाइंडिंग है ही नहीं और आपने आपने परमानेंट मैग्नेट्स लगाए. दोनों का एक ही इफेक्ट आएगा, कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट होगी. फ्लक्स वुड बी कांस्टेंट. पहले इस केस को देख लेते हैं. तो अगर ऐसा है केस ए कि आपने परमानेंट मैग्नेट लगा दिया है, या इन अदर वर्ड्स आप आर्मेचर से कंट्रोल कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग को कांस्टेंट कर दिया है, तो क्या होगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी. अभी हमने डिस्कस किया. एंड व्हेन दैट बिकम्स कांस्टेंट, तो फिर हम देख सकते हैं कि ये जो टॉर्क की ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो है, सही है, दिस थिंग फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन. तो मैं फ्लक्स को इस कांस्टेंट का पार्ट बना दूंगा और एक नया कांस्टेंट लिख दें आप, KT कह दें उसे, और एंड दैट टाइम्स आर्मेचर करंट. इसमें से फ्लक्स गायब हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6 में से. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यही अभी जो हमने वैल्यू देखी है ये वाली टॉर्क की, ये वाली इक्वेशन 7 से वैल्यू उठाएं टॉर्क की, और इसको और इसमें से आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू निकालें, और बैक EMF की जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 थी पीछे की स्लाइड्स में, वो लें और उसमें से यानी कि IA और VB की वैल्यू उठा के दोनों को उठाएं और पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें. पहली इक्वेशन क्या थी आप देख सकते हैं, इसमें VB था, इसमें IA था, तो इन सब्सटीट्यूट कर दें. अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमने ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है. ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करने के लिए अगेन हम कौन से केस का ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, चले मैं ये एक बार दोहरा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है. आर्मेचर कंट्रोल DC मोटर की बात हो रही है, यानी कि जिसका मैं आर्मेचर का वोल्टेज चेंज करूँगा. सो आर्मेचर वोल्टेज हेयर वी आर कॉलिंग इट EA. ठीक है, इसमें ये रहा, देखें डायग्राम में,
दिस इज़ आर्मेचर वोल्टेज हेयर, एस डोमेन में इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है हमने. सो आर्मेचर वोल्टेज इज़ आवर आउटपुट एंड एस डोमेन वेरिएबल ओवर इनपुट में हम क्या चेंज, सॉरी आर्मेचर वोल्टेज इज़ आवर इनपुट, हम इसको, ये इनपुट होगा हमारे सिस्टम का, ये डीसी मोटर है, और हमारा आउटपुट वेरिएबल क्या होगा, यूजुअली एज वी हैव डन बिफोर द रोटेशनल एंगल थीटा एम. ठीक है, हम एंगल निकाल लेंगे, ओमेगा के लिए हम बाद में भी बना सकते हैं, हम ये कर चुके हैं मैकेनिकल सिस्टम्स के एनालिसिस में. ठीक है, तो हम ये ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाह रहे हैं, थीटा एम ओवर ई ए एस डोमेन. ठीक है, वी वांट टू फाइंड दिस. तो इसलिए कौन सी इक्वेशन सबसे बेस्ट है इसके लिए, इस इक्वेशन 1 में ई ए भी है, इसमें थीटा लाना है किसी तरीके से. ठीक है, तो वी कैन, आर ए को तो सब्सटीट्यूट करने का फ़ायदा नहीं है, आई ए सब्सटीट्यूट हो जाएगा, वी बी सब्सटीट्यूट हो जाएगा. आप देख सकते हैं वी बी को सब्सटीट्यूट करेंगे तो उससे थीटा आ रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दैट. और इसी तरह आई ए को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अगर इस इक्वेशन में, तो आप देख सकते हैं उसमें टी एम आ रहा है, और टी एम में खुद थीटा आएगा, अभी आप देख लेंगे. बहरहाल ये दोनों सब्सटीट्यूशंस करें तो इक्वेशन 1 ये बन जाती है. आप देख सकते हैं वी बी वाली टर्म की जगह थीटा आ चुका है, टॉर्क अभी रहता है. अब टॉर्क वाली इक्वेशन, जो लोड इक्वेशन है टॉर्क लोड की, जो मैकेनिकल सिस्टम से आई है, वो सब्सटीट्यूट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 5 इनटू दिस वन, तो उससे ये थीटा एम वहाँ से भी आ जाएगा, ये रहा. And now you have an easy work to do. You just need to do some algebra here. Take theta m common from the left hand side, take the LCM on the left hand side, and then cross multiply, and finally you get your transfer function theta m of s over E of s. और हम यहाँ देख सकते हैं कि एक DC मोटर जब वो constant field mode में चलती है, तो it behaves like this, that it has some zero at zero frequency, some pole at zero frequency, and then some other pole which depends on these parameters. कौन कौन से parameters है, Jm जो है rotational mass है, ठीक है, Dm जो है वो rotational friction है, resistance of the armature है, और ये machine के कुछ कंस्ट्रक्शन के कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं. तो ठीक है, इन पे डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी. ये जो ऊपर वाली टर्म है ये सिर्फ गेन देगी, ये फिक्स रहेगी, ये विद फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है. तो दीज आर द थिंग्स टू अंडरस्टैंड. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं रिकमेंड कर दूँ आपको कि आपसे ये भी कहा जा सकता है कभी कि भाई थीटा एम नहीं, ओमेगा एम ओवर आर्मेचर वोल्टेज फाइंड आउट करें. तो थीटा और ओमेगा का रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए. सही है, ओमेगा इज़ द रोटेशनल वेलोसिटी. रोटेशनल वेलोसिटी इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रोटेशनल एंगल. ठीक है, तो एस डोमेन में ये रिलेशनशिप क्या बन जाता है, ओमेगा एम ऑफ एस इज़ इक्वल टू एस टाइम्स थीटा एम ऑफ एस. ठीक है, विच सिंपली टेल्स यू दैट कि अगर आपने ओमेगा एम ऑफ एस निकालना है तो यू कैन टेक theta m of s and you can substitute that with omega m of s over s, यानी कि theta m of s is equal to omega m of s over s. और अब ये चीज़ अगर थीटा की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे इस जगह पे, तो you would find out the transfer function that links omega m to ई ए. ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटी के लिए भी ये ट्रांसफर फंक्शन लिखने को कहा जा सकता है, एक्सेलरेशन के लिए भी किया जा सकता है, उसके लिए आपको पता है एक और बार करना पड़ेगा, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर. यूजुअली हम डीसी मोटर के केस में या तो एंगल में इंटरेस्टेड होते हैं या एंगुलर वेलोसिटी में इंटरेस्टेड होते हैं. हम एक्सेलरेशन में यूजुअली डीसी मोटर के इंटरेस्टेड नहीं होते. केस बी क्या है, इसमें फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर है. ये बड़ा रेयर केस है, यूजुअली डीसी मोटर फील्ड कंट्रोल नहीं होती. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम डायग्राम पे आ जाएं, तो इसका मतलब है कि आर्मेचर वोल्टेज कांस्टेंट है. ठीक है, और फील्ड करंट के थ्रू हम डीसी मोटर को चेंज कर रहे हैं. ये डीसी मोटर इस तरह ऑपरेट की जा सकती है. तो इसके लिए भी ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव कर लेते हैं. अब क्या क्या करना होगा, इक्वेशंस वही हैं हमारे पास. देखिए मैं याद दहानी करा दूँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, और यहाँ पे इक्वेशन 5, इक्वेशन 6. इन 6 इक्वेशन से ही डेरिवेशन हो रही है. सही है, तो ये आगे ये इक्वेशन 7 जो लिखी है तो केस ए में जाकर है. सही है, तो डोंट लुक एट दैट. तो दोबारा से आते हैं, क्या होगा अगर फील्ड कंट्रोल मोटर है तो आर्मेचर करंट कांस्टेंट हो जाएगा. अगर आर्मेचर करंट कांस्टेंट है
तो जो ये टॉर्क वाली इक्वेशन नंबर 6 थी, इसमें आई ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आई ए जो है ना वो टॉर्क का पार्ट बन जाएगा, सो ये कांस्टेंट का पार्ट बन जाएगा। ये देखें के एम के अंदर चला गया ये, ठीक है, आई ए और के एम मर्ज हो गए और नया कांस्टेंट बना लिया, और इसको हम के एम कह रहे हैं, के एम डैश कह लें आप फॉर सिंप्लिसिटी, बट दिस इज़ अ न्यू कांस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स फायर है ये। तो पहला चेंज, यानी कि दोनों इक्वेशंस में पहला यही चेंज है कि यू हैव टू लुक फॉर व्हाट हैपेंस इन दिस इक्वेशन। पिछली बार क्या हुआ था, पिछले ट्रांसफर फंक्शन में फायर फ्लक्स कांस्टेंट था, इस बार क्या है, आई ए कांस्टेंट है। तो बहरहाल ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के एम टाइम्स फायर रह गई, ठीक है। नाउ वंस दिस इज डन, we can substitute flux from equation 4 into this relation। हम यहाँ पे flux की वैल्यू अब डाल सकते हैं, वो इक्वेशन 4 में थी, वो सब्सटीट्यूट कर दें, सही है। और वो क्या थी, वो सिंपली के एफ टाइम्स आई एफ थी, सम कांस्टेंट ऑफ द फील्ड टाइम्स फील्ड करंट, ठीक है। तो के एम और के एफ को मैं मर्ज करके दोबारा से के एम में बंद कर रहा हूँ, ठीक है, एक कांस्टेंट है ये, जस्ट कीप इट अ कांस्टेंट, का नाम बार बार मैं चेंज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट कॉलिंग इट के एम अगेन, और आई एफ एस आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं दोबारा बता दूँ, के एम और के एफ मर्ज हो रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग द कांस्टेंट के एम अगेन, सही है। तो के एम इज़ अ कांस्टेंट, आई एफ रह गया। नाउ आई एफ की यहाँ पे वैल्यू निकल सकती है, हम वो निकाल लेंगे, एंड दैट इज़ टी टॉर्क डिवाइडेड बाई के एम, ठीक है। एम यहाँ सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, ये एम कोई अलग से चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे एम सारा सबस्क्रिप्ट में। तो आई एफ की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस आई एफ को अब हमें देखें, ये तो कर लिया हमने, लेकिन हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। लेट्स गो अगेन टू द 6 इक्वेशंस, 1 2 3 4 5 6। इनमें से देखें कौन सी इक्वेशन है जिसमें फील्ड वोल्टेज का तस्करा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब पहले हम इंटरेस्टेड थे आर्मेचर वोल्टेज से कंट्रोल करने में, अब हम फील्ड वोल्टेज से कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड हैं। सो वी वांट टू पिवट ऑन दिस इक्वेशन, और यहाँ पे हम किसी तरह आई एफ को सब्सटीट्यूट इस तरह करें कि वहाँ किसी तरह से एंगल थीटा आ जाए, ठीक है। वही काम करने जा रहे हैं, बट दिस टाइम विद इक्वेशन 2। तो वी डू द सेम थिंग अगेन। और हम कहाँ पे थे, मैं वापस आ जाऊँ स्लाइड पे। हाँ, ये देखें, हमने पहला काम वही किया, टॉर्क इक्वेशन में फील्ड करंट आर्मेचर करंट कांस्टेंट लिया, वो कांस्टेंट का पार्ट बन गया। फिर उसमें जो फ्लक्स की वैल्यू थी वो दूसरी इक्वेशन से डाल दी, और उसमें भी दो कांस्टेंट्स जमा हुए थे, उनको मर्ज करके एक कांस्टेंट बना लिया ये वाला। और फिर आई करंट आ गया, और आई करंट की एक्सप्रेशन, आई एफ की फील्ड करंट की एक्सप्रेशन आ गई, विच इज़ मैकेनिकल टॉर्क डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट के एम, ठीक है। नाउ सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में करेंगे तो इस तरह की ये फॉर्म आ जाएगी। और फिर टॉर्क को फर्दर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप टॉर्क की इक्वेशन से, विच इज़ इक्वेशन 5, सही है। और इक्वेशन 5 को सब्सटीट्यूट करें, दिस इज़ फ्रॉम इक्वेशन 5। यू कैन सी राइट हैंड साइड पे वी एफ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा एम आ गया, एंड थिंग्स आर लुकिंग नाइस नाउ, एंड यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू गेट दिस ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। नाउ दिस इज स्लाइटली डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि समहाउ इंटरेस्टिंगली समहाउ अगर मैं कोई मॉडिफिकेशन ना करूं, इसी इक्वेशन को देखूं, तो दिस समहाउ बिकम्स अ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। ये मोटर जो है ये थर्ड ऑर्डर बिहेवियर दे रही है, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर में के एम कॉन्स्टेंट आ रहा है, आर एफ इज़ फील्ड रेजिस्टेंस, और एल एफ इज़ फील्ड इंडक्टेंस, ठीक है। जी एम इज़ रोटेशनल मास, डी एम इज़ रोटेशनल कोएफिशिएंट ऑफ रोटेशनल फ्रिक्शन, एस स्क्वायर्ड और एस बी आर है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, एंड दिस टेल्स अस के फील्ड अगर आप फील्ड वोल्टेज को चेंज करके मोटर को रन करेंगे, तो मोटर की डायनामिक्स हायर ऑर्डर की हैं, वो फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर नहीं, वो थर्ड ऑर्डर पे चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस की हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड ऑर्डर की बनेगी। यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन आपकी बुक में की हुई है, वो मैं कर देता हूँ। यूजुअली वी से दैट के जो फील्ड की जो इंडक्टेंस होती है, इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू एज़ कम्पेयर टू फील्ड रेजिस्टेंस, और दैट्स वाई समटाइम्स दिस टर्म इज़ taken to be 0. So if you do that, you still get a second order system. This is a second order response, सही है। और ये proper second order response है, ये पिछले वाले की तरह नहीं है। पिछले वाला भी था, लेकिन this has more, because the S term is available here on both the terms, ठीक है। तो ये स्लाइटली डिफरेंट। वो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे दोनों रियल रूट्स थे, दैट्स द इंटरेस्टिंग। पिछले वाले में क्या था, ये वाला जो पोल था ये भी रियल एंड यूनिक है, और ये दूसरा पोल भी रियल एंड यूनिक है, लेकिन यहाँ पे चांस है कि ये इमेजिनरी भी रिजल्ट दे सकता है। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अगेन मैं यहाँ कहूँगा, अगर आपसे कहा जाए कि ओमेगा एम ओवर
वी एफ निकालना है तो यू शुड बी एबल टू डू दैट यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड थीटा, ठीक है. So these are the two transfer functions that we wanted to do. Now let's go to the next topic, and the next topic is the general form of transfer functions. और फिर हम जल्दी से इस चीज़ को जल्दी से करके फिर एक फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स पे जाएंगे. सो लेट्स डू दैट नाउ. To start with, let's consider a general transfer function g of s. हमें पता है कि हम इसको ट्रांसफर फंक्शन में एक गेन टर्म हो सकती है और न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर ये फैक्टराइज्ड ज़ीरोज़ हो सकते हैं, ठीक है. और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर पोल्स हो सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा सोचें तो किस तरह का बेसिक ज़ीरो या बेसिक पोल किस तरह का दिख सकता है उसके मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में. और हम ज़्यादा इंटरेस्टेड पोल में, लेकिन जनरली अभी हम पोल और ज़ीरो डिस्कस नहीं करते हैं. लेट्स कंसिडर अ फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर. मोस्ट जेनरिक आपको या तो एक s प्लस सम नंबर दैट थिंग, दिस इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ अ पोल, या तो आपको ये मिलेगा, या फिर आपको थोड़ा सा और थॉट दें तो यू कैन if the value here is not a real number, then you would find conjugate pole pairs. So let's say as squared plus bs plus c, ठीक है. ये सेकेंड ऑर्डर वर्जन मिलेगा एंड दैट्स इट, सही है. ये a b c कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ये टर्म यहाँ कुछ भी हो सकती है. सो व्हाट अबाउट द मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म जहाँ s क्यूब होगा या s की पावर 4 होगी, वहाँ पे क्या हो रहा होगा. देखें वहाँ पे बहुत सिंपल है. लेट्स से हम s स्क्वायर s क्यूब वाली फॉर्म लेते हैं. अगर एक s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, लेट्स से ये पोलिनोमियल विदाउट एक्चुअली यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड फैक्टराइजिंग इट, वी कैन गेस दैट कि ये या तो 3 रियल एंड यूनिक पोल्स से बना है, ठीक है, रियल एंड यूनिक फैक्टर्स से बना है, इस तरह से, सही है. यू वुड एग्री विद मी इन दिस कि या तो ये 3 रियल एंड यूनिक फैक्टर्स से बना है, या फिर ये एक रियल एंड यूनिक, लेट्स राइट दैट, ठीक है ना, एक ये इस तरह से, ठीक है, a3, या तो ये इस तरह से फैक्टराइज हुआ हो सकता है विदाउट एक्चुअली फैक्टराइजिंग इट, हम ये गेस कर सकते हैं. या फिर ये इस तरह से है कि एक रियल एंड यूनिक है और फिर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है. तो लेट्स से as स्क्वायर्ड प्लस bs प्लस c, ठीक है. ये इन्हीं दो की कॉम्बिनेशन से आ सकते, यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. इसी तरह s की पावर 4 अगर आप देखें तो वो भी इसी तरह से, अगर कोई पॉलिनोमियल s की पावर 4 का है और आप उसका मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म देखना चाह रहे हैं, तो s की पावर 4 वाले पॉलिनोमियल में क्या क्या हो सकता है. एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 4 रियल एंड यूनिक फैक्टर्स से बनाओ. इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि जो है वो 2 रियल एंड यूनिक हों और 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हों. फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर्स हों, ठीक है. यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. लेकिन आप ये देखेंगे कि मोस्ट जेनरिक फॉर्म 2 ही हैं. या तो ये फॉर्म है, यानी कि फैक्टर की फॉर्म या तो ऐसी होगी, या फिर जो दूसरी फॉर्म है वो ऐसी होगी. और ये हमें ये जो हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है इस एनालिसिस से, या ये कह लें कि ये जो हमारी इंट्यूशन है, इससे हमें ये बात पता चलती है कि जब, और ये मैथ्स से प्रूवन है, ये मैथ्स से हमें पता है कि मैथमेटिक्स वर्क्स लाइक दैट. s की पावर 4 कभी भी ऐसा 4 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स नहीं होते, दो के ग्रुप्स में ही होते हैं. ये पोल पेयर्स ही बनते हैं हमेशा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा वर्क ही इस तरह करते हैं कि दे कम इन पोल पेयर्स में होते हैं. तो इसलिए हमें पता है कि यही 2 फॉर्म्स हैं जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर्म्स हैं, और इसीलिए हम 2 तरह के ट्रांसफ़र फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वन इज़ दिस, द फर्स्ट ऑर्डर जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन. ये आपको याद होना चाहिए कि दिस इज़ द जनरल फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है. इसकी इम्पॉर्टेंट बात क्या है,
न्यूमरेटर में a है ओवर s प्लस a। आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि a क्यों है ऊपर। तो उसकी वजह सिंपली ये है कि अगर आप इसको सॉर्ट करें फाइनल वैल्यू थ्योरम से, इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालें जो हमने डिस्कस की थी एक बात, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, s को 0 पुट करना पड़ता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 लिखना पड़ता है। तो आप देखें उस वक्त इसका फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन का वो क्या आ रहा है, फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर आप s 0 पुट कर देंगे तो a और a आ जाएगा और गेन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रांसफ़र फंक्शन का जो गेन है एट s इक्वल 0 वो 1 है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, s इज इक्वल टू 0 पे गेन फाइंड आउट करने का मतलब है इसकी फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 है। यानी कि इस ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर ये अगर किसी सिस्टम का ये ट्रांसफ़र फंक्शन है और मैं इसमें इनपुट कोई भी अप्लाई करूँ c ऑफ s, तो फिर उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी फ़ाइनल वैल्यू 1 पे आके सेटल होगी। a डालने का ये फ़ायदा है, सही है। a इज़ फॉर नॉर्मलाइज्ड और स्केल्ड आउटपुट, नॉर्मलाइज्ड और स्केल्ड आउटपुट। इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, मैथ्स हमारी थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाती है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑल्सो, ये चीज़ दोबारा आएगी। तो ये g ऑफ s जो लिखा है a ओवर s प्लस a, ये मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन है। इमेजिन करें किसी सिस्टम का यही ट्रांसफ़र फंक्शन था, जो कि बहुत सारे सिस्टम्स का होता भी है। इसका चलें स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे g ऑफ s की जगह मैं c ऑफ s ओवर r ऑफ s लिख दूंगा और r ऑफ s को सब्सटीट्यूट कर दूंगा 1 ओवर s से। यूनिट स्टेप आपको याद है u ऑफ t, उसका लैप्लास जो होता है वो 1 ओवर s होता है, तो वो अप्लाई कर दूंगा। और जब वो अप्लाई करूंगा तो c ऑफ s की एक्सप्रेशन ये आ जाएगी, सही है ना। वो 1 ओवर s जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये रहा। और फिर जब हम इसको, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं सॉल्व होगा ये, आपको इसको अज्यूम करना पड़ेगा a ओवर s प्लस कैपिटल B ओवर s प्लस a, इससे सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको a और b कोफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे। मैं यहाँ कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, बट इफ़ यू डू दैट देन योर आंसर इज़ गोइंग टू बी दिस एक्सप्रेशन, उसके साथ u ऑफ 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो योर आंसर इज़ गोइंग टू बी दिस एक्सप्रेशन, नहीं है। a की वैल्यू एक्चुअली 1 निकल के आएगी और b की वैल्यू -1 आएगी। यू कैन सॉल्व दैट फॉर योर सेल्फ। सो वी गेट दिस आंसर। और जब हम इसको प्लॉट करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन आपने हर जगह पढ़ा हुआ है, ये RC सर्किट्स में भी पढ़ा हुआ है, RL सर्किट्स में भी पढ़ा हुआ है। उसका भी स्टेप रिस्पॉन्स यही आता था। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर जनरल ट्रांसफर फंक्शन का स्टेप रिस्पॉन्स निकाला है, याद रखिएगा। वी आर फाइंडिंग द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर जनरल ट्रांसफर फंक्शन। तो जनरल ट्रांसफर फंक्शन ये था फर्स्ट ऑर्डर का, और उसका स्टेप रिस्पॉन्स टाइम डोमेन में ये आ गया। इसको जब हम प्लॉट करते हैं, वी गेट दिस डायग्राम एंड एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस डायग्राम। यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना, वही बात दोबारा याद दिलाऊंगा। अगर मैंने न्यूमरेटर में g ऑफ s में न्यूमरेटर में अगर a नहीं डाला होता, तो आप अगर a नहीं डाला होता तो इसकी जो फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू है ना, वो 1 ओवर a पे आके रुक जाती। और a डालने से फ़ायदा क्या हुआ कि इसकी फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है वो 1 है। तो ड्रॉ करना आसान होता है ना, 0 से 1 तक का बस यूँ ग्राफ बनाना है। और हमें पता है इसमें कि a की सिग्निफिकेंस क्या है। a इज़ एक्चुअली द टाइम, नॉट द टाइम कांस्टेंट, द इन्वर्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट। हम यूँ लिखते हैं कि टाइम कांस्टेंट का इन्वर्स है a, ठीक है, सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है टाइम कांस्टेंट का इन्वर्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट इज़ डिफाइंड एट एज के वो टाइम जिसमें जो आपका ये रिस्पॉन्स है, जब आप इसको इनपुट पे स्टेप देंगे इस सिस्टम को, और रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ते बढ़ते 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। यानी कि हमारी फाइनल वैल्यू क्या है 1, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 0.63, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड इस टाइम पे पहुंच जाएगा तो द टाइम एट दैट प्लेस वुड बी कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, और वो डायरेक्टली रिलेटेड है इस a के साथ, वो 1 ओवर a होगा, सही है। दैट्स व्हाट इट इज़, ठीक है। अब इसको आप टॉ भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना, s प्लस 1 ओवर टॉ लिखते हैं। अगर आप टॉ के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो 1 ओवर टॉ लिखेंगे। टाइम कांस्टेंट को अगर आप टॉ कह रहे हैं तो यू वुड राइट a ओवर s प्लस 1 ओवर टॉ। बहरहाल हमें असल में क्या करना है, अब हमारी मोटिवेशन ये है कि बजाय इसके कि हम इसको इस तरह से याद रखें कि टाइम कांस्टेंट क्या है और ये ड्राइव करें, लेट्स से मैं आपको एक जनरल अननोन सिस्टम देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ ये एक सिस्टम है
इसका कोई ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, आपको सिस्टम आइडेंटिफिकेशन करनी है। सही है, बिल्कुल उसी तरह का टास्क है जिस तरह का टास्क हम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप में से कुछ लोग कर रहे हैं ऑलरेडी इन योर CEP। तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्या मतलब है, इस पर कुछ इनपुट सिग्नल देके आउटपुट मेजर करना है। तरीके तो बहुत सारे हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि हम इम्पल्स भी दे सकते हैं, और ये भी हमने डिस्कस किया है कि इम्पल्स प्रैक्टिकली देना इट्स क्वाइट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो द सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज़ कि हम इसको स्टेप इनपुट दे दें, इसको इनपुट पे स्टेप फंक्शन देते हैं, आउटपुट पे इसका कोई रिस्पॉन्स आएगा। इमेजिन करें रिस्पॉन्स इस शेप का आ गया, यानी कि इस शेप का आ गया, ये जो शेप है, तो ये हमें पता है कि ये रिस्पॉन्स बाय फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन वी नो दैट ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से आती है। बाय द वे हमने ये काम बहुत सारे सिस्टम्स के साथ किया हुआ है कंट्रोल्स थ्योरी में, और हमें पता है कि ये शेप फर्स्ट ऑर्डर में ही आएगी, वी आर क्वाइट श्योर अबाउट इट। अब अगर ये ग्राफ आ गया तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय लुकिंग एट द ग्राफ, दैट्स द आइडिया। ठीक है, अब एक तरीका तो यही है कि आप मैग्नीट्यूड को, पहली बात तो मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं है 1 पे आए, तो आप उसको स्केल डाउन टू 1 करेंगे, और जब स्केल डाउन टू 1 हो जाएगा तो फिर आप उसका 63% निकाल के वो टाइम से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे। और ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना यहाँ बहुत आसान है, सिर्फ a ही निकालना है। ठीक है, लेकिन ये इतना अच्छा तरीका नहीं है, a को फाइंड करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम इट टेक्स ऑन द एक्स एक्सिस। अगर ये बहुत क्विक फिनोमेना है तो फिर आप टाइम एक्सेस से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बजाय मैग्नीट्यूड एक्सेस से कुछ निकालना चाहेंगे। और यहाँ आके इंटरेस्टिंग 2 टर्म्स आती हैं, एंड दोज टर्म्स आर कॉल्ड राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम। ठीक है, ये कहलाती हैं फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन की टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स या टाइम स्पेसिफिकेशंस। ये 2 हैं मेनली। राइज टाइम किसे कहते हैं मैं डायग्राम में बाद में दिखाता हूँ आपको, लेकिन पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। राइज टाइम ये अगली स्लाइड में। राइज टाइम इज़ डिफाइंड एज कि जब स्टेप रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का 10% 0.1 से लेके, यानी कि 10% ऑफ द स्टेडी स्टेट टू 90% ऑफ द स्टेडी स्टेट तक पहुंच जाए। स्टेडी स्टेट क्या था हमारा, फाइनल वैल्यू क्या थी, स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल वैल्यू वो 1 थी, तो जो भी फाइनल है उसके 10% से लेके उसके 90% तक पहुंच जाए। ये जो टाइम ड्यूरेशन है दैट्स कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 टाइम्स इज कॉल्ड राइज टाइम। ये देखें ग्राफ में देखें, ये यहाँ से ये ग्राफ शुरू हुआ और जब ये वैल्यू देखें पहुँची है 10% ऑफ द फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है 1, तो ये 10% से लेके और फिर आपने वेट किया और जब ये वैल्यू पहुंच गई 90% ऑफ द 10% और 90%, इन पे आपने x इंटरसेप्ट ड्रॉ किया और आपने ये टाइम निकाल लिया ये वाला, तो दिस इज़ राइज टाइम। सही है, इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये आपने ये देखें अभी हमने तो ये टाइम इसकी एक्सप्रेशन तो रिस्पॉन्स की तो निकाल ही ली थी, तो इसमें डाल दें ज़रा। इसमें हमें पता है इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 है, तो इसमें इसका फार्मूला भी ड्राइव हो सकता है। इसमें आप इसी इक्वेशन में स्मॉल टी की जगह, सॉरी स्मॉल टी नहीं उल्टा कर दिया, हमें टी निकालना है। आप सी ऑफ टी की जगह 0.1 डालें, ठीक है, तो उससे एक टाइम निकलेगा, टाइम एट सी ऑफ टी ऑफ 0.1, ठीक है। और फिर दोबारा से इसी इक्वेशन में सी ऑफ टी की जगह 0.9 डालें, तो इससे एक टाइम की वैल्यू निकलेगी, टाइम एट द मैग्नीट्यूड 0.9, और टाइम एट 0.9 को सब्ट्रैक्ट कर दें टाइम एट 0.1 से। ये काम यहाँ किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये जब 0.9 डाला था टाइम मैग्नीट्यूड तो ये आंसर आया था ये वाला, और जब 0.1 डाला तो यह, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो आंसर आ रहा है 2.2 डिवाइडेड बाई a। अच्छा, हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अगेन हम ये इसलिए अभी हम इसको डिस्कस करते हैं क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम असल में मैग्नीट्यूड से ये ट्रांसफ़र फंक्शन ड्राइव करना चाह रहे हैं, यू विल सी इन अ मोमेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ है सेटलिंग टाइम। अब सेटलिंग टाइम क्या होता है, ये समझना थोड़ा सा यहाँ समझाना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन आई थिंक ये डायग्राम अच्छी है, हम इस पर ये ड्रॉ कर सकते हैं। सेटलिंग टाइम का मतलब ये है कि ये जो वेव फॉर्म जब फाइनल
अपनी स्टेडी स्टेट को टच कर लेगी, हमें पता है थियोरेटिकली ये उस वक्त होता है जब 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट टाइम गुजर चुका हो। सही है ना, 5 टाइम्स ऑफ टॉ का टाइम गुजर चुका हो, टॉ की कोई वैल्यू है लेट्स से, तो उसका 5 टाइम्स गुजर जाए तो ये हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन ये विजुअली आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है अक्सर। अब प्रैक्टिकल जब अभी आप ये मोटर का ट्रांसफर फंक्शन आप लोग जब निकालेंगे ना तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा ये। तो 5 टाइम्स ऑफ टॉ क्या, हाउ टू डू दैट देन? तो इसका तरीका ये है, बजाय इसके कि आप क्योंकि इसमें देखें डाटा एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो यहाँ पे नॉइज़ भी होगा, तो इसलिए इस चीज़ को प्रॉपरली डिज़ाइन करने का तरीका फिर ये बनाया कंट्रोल्स के एक्सपर्ट्स ने, थियोरिस्ट्स ने, कि आपने कहा कि नहीं, फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू तो बड़ी बारीक सी लाइन है, इसको फाइंड आउट करवाना बड़ा मुश्किल है। हमने उसके ऊपर उस फाइनल स्टेडी स्टेट यानी 1 के ऊपर और नीचे एक एरर बार बना लिया, एक बाउंड बना लिया, छोटा सा एरर बार्स ऊपर और नीचे लगा दिए कि यार एक ये रेंज है, इस रेंज के अंदर जैसे ही सिग्नल एंटर हो जाएगा हम कहेंगे सिस्टम सेटल हो गया है। और उस जहाँ पे ये काम एग्जैक्टली होगा, जैसे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है, तो 0 से लेके वहाँ तक के टाइम को हम कह देंगे ये सेटलिंग टाइम है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू है उसके ऊपर और नीचे एक बार बनाएंगे, एक एरर रेंज बनाएंगे, थ्रेशोल्ड बनाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू, और देखेंगे कि जो हमारा सिग्नल है वो जो रिस्पांस है, स्टेप रिस्पांस, वो उस रेंज में किस जगह सबसे पहले एंटर हो रहा है, यानी कि उसमें से जो नीचे वाली बार है उसको इंटरसेक्ट करके उसमें कब एंटर हो रहा है। और जब वो एंटर हो जाएगा और उस एरर बार के अंदर ही रहेगा सिग्नल, आगे उसके बाद वो दोबारा बाहर नहीं निकले इसमें से, अंदर ही रहे, फर्स्ट ऑर्डर में वैसे अंदर ही रहता है, तो देन वी विल से कि दिस इज़ द सेटलिंग टाइम्स। अब हमारा रिस्पॉन्स सेटल हो गया। ये प्रैक्टिकली निकालना ज़्यादा आसान है एक्सपेरिमेंटल डाटा से, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करें, अभी एरर बार्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। एरर बार्स इस तरह डिफ़ाइन किए हुए हैं कि फ़ाइनल वैल्यू का प्लस, ज़्यादातर लोग इसको 2% का एरर बार लेते हैं, प्लस 2% और फाइनल का प्लस 2% और फाइनल वैल्यू के नीचे 2% का बार लेते हैं, यानी कि 1 + 2% बन जाएगा 1.02 और 1 - 2% बन जाएगा 0.98। आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से ड्रॉ करनी है और देखना है कि आपका सिस्टम, आपका जो रिस्पांस था सिस्टम का, वो बढ़ते बढ़ते कब इससे इंटरसेक्ट करके इसके अंदर दाखिल हो जाता है। मेरे ग्राफ थोड़ा यहाँ गंदा हो गया है, मैं आपको अगली डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ देखें, ये देखें, ये 1 था, तो अबव दैट इज़ 1.02, 2% का बैंड है, बिलो इट इज़ 0.98, और ये आप देखेंगे इस बैंड में ये जिस जगह टच करेगा, ये वैसे फिज़िकली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, बहरहाल आपकी बुक में इस जगह टच होता हुआ नज़र आ रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था ग्राफ को। खैर, तो जिस जगह ये टच कर रहा है और एंटर हो रहा है इस आपका रिस्पॉन्स, वहाँ तक जो टाइम बन रहा है फ्रॉम टाइम ज़ीरो, दैट्स कॉल्ड सेटलिंग टाइम, TS। इसको भी ड्राइव कर सकते हैं, कैसे? आप जो C(t) की वैल्यू उसको 0.98 ले लें, क्योंकि ये 0.98 वाली वैल्यू से एंटर हुआ है ना, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है 0.98, नीचे ऊपर है 1.02, तो नीचे 0.98 वाला मैग्नीट्यूड डालें और उससे टाइम निकाल लें। दैट टाइम इज़ गोइंग टू कम आउट टू बी 4/A। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप ड्राइव भी करने आने चाहिए आपको, और बहुत बेसिक्स हैं और आपको याद भी होने चाहिए। और इन दोनों की मदद से अब हम करेंगे क्या, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो इन दोनों की मदद से होगा ये कि जब आप प्रैक्टिकली कभी आप किसी सिस्टम के ऊपर स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे, यू विल सी दैट के इनका राइज टाइम और सेटलिंग टाइम क्या है वो निकाल लेंगे, और उनकी मदद से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। दैट्स द बिग आइडिया हेयर। देखें, जब आप राइज टाइम निकाल लेंगे या सेटलिंग टाइम निकाल लेंगे ग्राफ से विजुअली, तो आपको सेटलिंग टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी। यू गेट दिस, यू विल फाइंड आउट ए, यू वुड कैलकुलेट ए इनडायरेक्टली। आप ये क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये काम क्यों नहीं कर लेते, तो यूजुअली यू विल आल्सो ऑब्जर्व दैट कि टाइम एक्सिस पे ये काम करना काफ़ी मुश्किल है। जब आप डीसी मोटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे यू वुड रियलाइज़ दैट। बाय द वे, डीसी मोटर के केस में मैं यहाँ पे CP के हवाले से भी एक इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि योर ट्रांसफर फंक्शन इज़ गोइंग टू कम आउट टू बी लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, वो सेकेंड ऑर्डर वाला बिहेवियर नहीं देगा। और उसकी रीज़न क्या है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डीसी मोटर के ट्रांसफ़र फंक्शन देखा, ज़रा देखिएगा हमारा कौन सा वाला बनता है, हमारा पहला वाला बनता है, और उसमें आपको नज़र आएगा कि इवन दो द सिस्टम हैज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स, लेकिन जो एक ज़ीरो है वो एट ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है,
तो आपको सिर्फ एक ही ज़ीरो नज़र आ रहा होगा, आपको सिर्फ एक ही सॉरी दो पोल्स हैं, एक एस है और एक एस प्लस समथिंग है, तो आपको सिर्फ एक ही पोल नज़र आ रहा होगा, दूसरा पोल आपको नज़र नहीं आएगा. सो यू विल फाइंड आउट कि द सिस्टम रिस्पॉन्स इज़ लुक्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स. ठीक है, तो हम उसे फर्स्ट ऑर्डर से ही करेंगे और अब इसी तरह राइज टाइम और सेटलिंग टाइम निकालेंगे. अच्छा, इसका इस थ्योरी को पढ़ने का फ़ायदा क्या है? बहरहाल ये एक एग्जांपल कर लीजिएगा सॉल्व. ये जी ऑफ एस गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है इसका टाइम कांस्टेंट बता दें, वो सिंपली इसका इन्वर्स होता है इस वैल्यू का. आपसे पूछा जा रहा है इसका राइज टाइम निकाल दें और सेटलिंग टाइम निकाल दें. यू कैन यूज़ द फार्मूला हियर, दीज फार्मूला टू फाइंड दोज आउट. इसी तरह ये है वो प्रैक्टिकल केस जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ. देखिए, आपने एक प्रैक्टिकल मेजरमेंट की, सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स निकाला. स्टेप ये है, ये वाला, ये स्टेप इनपुट है और इसका जो रिस्पॉन्स है ये जो है ना, ये डिस्क्रीट रिस्पॉन्स है, डिजिटाइज रिस्पॉन्स है. तो वो डिजिटाइज होने की वजह से उसमें आपको एरर नज़र आ रहा है. तो आप उस पर क्या करेंगे, आप उस पर एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर लें. ठीक है, फ्री हैंड कर्व जो है यहाँ इस डायग्राम में ब्लैक कलर से. नाउ यू कैन फाइंड आउट द रिस्पॉन्स. कैसे करेंगे? आप सेटलिंग टाइम से भी कर सकते हैं, आप राइज टाइम से भी कर सकते हैं. ठीक है, सेटलिंग टाइम निकाल लें इसका या राइज टाइम निकाल लें इसका. इसकी पीक याद रखिएगा, इसकी पीक जो है वो 40 पे. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ के आप या तो आप पहले इसको स्केल डाउन कर लें. एक तरीका, सिंपल तरीका ये. तो 40 को मैं किससे डिवाइड करूं? लाइक मैक्सिमम वैल्यू इज़ 40, तो मैं 40 से ही डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, आई डिवाइडेड बाय 40 एंड द ग्राफ वुड देन श्रिंक डाउन टू 1. तो ये 1 हो जाएगा. अगर 40 को 1 ले लूँ तो 20 जो है वो 0.5 हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है ना. बहरहाल, तो आप ये कर लें पहले और उसके बाद फिर आप सेटलिंग टाइम का रूल अप्लाई कर लें. सेटलिंग टाइम जो होता है वो होता है प्लस एंड माइनस 2%. प्लस माइनस 2% क्या होगा? 40 के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो 40 का 2% होगा, 40 का 1% होगा 4 और 40 का 2% हो गया 8. ठीक है, तो 48 एंड देन द बॉटम वन वुड बी 32. सही है, तो उस रेंज के अंदर आप देखेंगे कि सिग्नल कहाँ एंटर हुआ. ठीक है, एंड देन यू विल यूज़ द फार्मूला टू फाइंड दिस आउट. डू इट योरसेल्फ. इसका आप मुझे बताइएगा कि व्हाट वैल्यू डिड यू फाइंड फॉर फाइंड आउट बोथ द थिंग्स. राइज टाइम भी कर लें, सेटलिंग टाइम भी फाइंड कर लें. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड टॉपिक हियर. लेट्स डिस्कस द थर्ड टॉपिक. दिस इज़ द सेम आइडिया एज बिफोर एंड दिस आइडिया इज़ लिंक टू सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स. ठीक है, अब यहाँ आप इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है. वैसे आपको डरना नहीं चाहिए, आपने होपफुली सर्किट एनालिसिस में ये ट्रांसफ़र फंक्शन देखा हुआ है. लेकिन बहरहाल मैं आपको आसान कर देता हूँ. जनरल जब हम सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन लिखते हैं तो वी राइट इट समथिंग लाइक दिस कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू के ओवर एस स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी. ठीक है, हमें नहीं पता होता कि स्क्वायर एस स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या हैं, एस के क्या हैं और कांस्टेंट सी क्या है, और पर गेन भी नहीं पता होता. इस तरह लिखने में कोई नुकसान नहीं है. आपकी टेक्स्ट बुक में भी इस तरह शुरू में लिखा हुआ है, लेकिन फिर बाद में आपकी टेक्स्ट बुक आर्ग्यूमेंट करती है कि इस तरह लिखने से ज़्यादा बेहतर है दैट वी राइट इट इन दिस फॉर्म. ठीक है, अच्छा, वहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मैं इसमें अभी नहीं जाना चाह रहा. हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस फॉर्म टू दिस फॉर्म. मैं आपसे बस जनरली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्म. दिस इज़ मोर लिंक्ड विद द फिनोमेना ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दैट वी ऑब्जर्व. वैसे हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, जनरल तो यही बनता है. ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो रियल एंड यूनिक भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, दोनों केस बन सकते हैं. ठीक है, रिपीटेड भी, रियल एंड यूनिक, रियल एंड रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स, तीनों केसेस बन सकते हैं. तो लेकिन इस तरह ना लिखें. वी टेंड टू राइट इट लाइक दिस. जब हम कहते हैं जनरल सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, तो वी एक्चुअली मीन दिस. ठीक, अब इसको मैं एक बार लिख देता हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर हाउ इट्स रिटन इज दिस. डिनोमिनेटर में होता है एस स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. अच्छा, न्यूमरेटर में कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन आपको याद होगा पिछली बार भी हमने न्यूमरेटर में ए लिखा था. यहाँ पे भी आप देखें, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 लिखूँ
तो और s की वैल्यू 0 पुट करूँगा यहाँ, तो आंसर आ जाएगा 1/ओमेगा n², यानी कि ट्रांसफ़र फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू निकल रही है वो 1/ओमेगा n² निकल आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ जब इस ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर कोई इनपुट आए, उसकी जब फाइनल वैल्यू निकले तो वो 1 हो, वो उसकी जो फाइनल सेटलिंग वैल्यू हो वो 1 हो। और 1 करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू कैंसिल दैट 1/ओमेगा n²। तो उसको मैं इस तरह करूँगा, न्यूमरेटर में ओमेगा n² लिख दूँगा। तो दैट्स वाई ओमेगा n² अपीयर्स इन द न्यूमरेटर जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा जो स्टेडी स्टेट जो वैल्यू है, जब इस सिस्टम को हम इनपुट पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है वो ओमेगा n² पे आए, वो 1 पर आए। ठीक है, तो ओमेगा n हेयर अगेन इज़ ओमेगा n² न्यूमरेटर में इसीलिए है ताकि वो रिस्पॉन्स 1 पे सेटल करे फाइनल वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे जो ओमेगा n है और ज़ीटा है, ये इनकी फ़िज़िकल मीनिंग भी है। ओमेगा n बेसिकली सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हर सिस्टम में ओमेगा कोई ना कोई नेचुरल ऑसिलेटिंग फ़ीचर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है होना। मिसाल के तौर पे स्प्रिंग और मास लगा हुआ है तो और फ्रिक्शन भी है, तो स्प्रिंग मास ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सर्किट्स में अगर RLC सर्किट है तो उसमें वोल्टेज और करंट जो है वो ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ओमेगा n की वैल्यू ऐसी आ जाए कि वो ओमेगा n ना एग्जिस्ट करे, बिल्कुल ही एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, दैट्स आल्सो पॉसिबल, लेकिन जनरल केस में ओमेगा n हो सकता है किसी, और ज़्यादातर हम उसी वक्त जब सिस्टम में ऑसिलेशन की बात करते हैं तो हम सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो बेसिकली ओमेगा n इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर सकते हैं जिस पे सिस्टम नेचुरली ऑसिलेट करेगा। ज़ीटा क्या चीज़ है यहाँ पे? ज़ीटा की भी एक फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस है। ज़ीटा बेसिकली डैम्पिंग रेशियो कहलाता है, यहाँ हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, और ज़ीटा वो रेशियो है कि वो रेट है जिसकी वजह से सिस्टम में डैम्पिंग आती है और सिस्टम जो है वो रुक जाता है इवेंचुअली। अगर मैकेनिकल सिस्टम की एग्जांपल से सोचें, अगर कोई सिस्टम फ्रिक्शन लेस है, ये मास है, ये स्प्रिंग है, ये मास है, ठीक है, और नीचे ये फ्रिक्शन ज़ीरो है, फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो, तो ये सिस्टम हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। और उस केस में जो है ना वो जो ज़ीटा आपका जो ज़ीटा की वैल्यू है दैट वुड कम आउट टू बी a very large number greater than 1। ठीक है, वेरी लार्ज नंबर, वैसे आइडियली इन्फिनिटी पे चला जाएगा लेकिन इट्स गोइंग टू बिकम वेरी लार्ज। सही, और अगर सिस्टम जो है वो ये अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, देयर इज़ सम फ्रिक्शन, और इवेंचुअली सिस्टम यूं करके ऑसिलेट करके रुक जाएगा, तो फिर ज़ीटा जो होता है वो 1 से छोटा होता है इन दैट केस। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला। ठीक है, ये मैकेनिकल सिस्टम में भी फिनोमेना हो सकता है सेकंड ऑर्डर में, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट भी अगर सेकंड ऑर्डर का, उसमें भी इस तरह का फिनोमेना आ सकता है। तो जनरली हम उनको इस ट्रांसफ़र फंक्शन से, सेकंड ऑर्डर सिस्टम को जनरली इस ट्रांसफ़र फंक्शन से मॉडल कर देते हैं। ठीक है, और अब हम इसी ट्रांसफ़र फंक्शन को लेके इसका स्टेप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग एज बिफोर। तो हम अज्यूम क्या करेंगे, एक सिस्टम है, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एस है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर है। सही है, हम पहले से अज्यूम कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर है। हम इनपुट पे स्टेप सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम आउटपुट का जो इसका रिस्पॉन्स है, स्टेप रिस्पॉन्स जिस फॉर्म में भी है, वी वांट टू फाइंड दिस आउट, वी आर कॉलिंग इट सी ऑफ टी। कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं। तो लेकिन वो करने से पहले ये जनरल एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप ये थोड़ा सा इनसे भी गुजर जाएं तो अच्छी बात है। ज़ीटा और ओमेगा एन से क्या चीज़ें होती हैं। बाय द वे, यहाँ पे मैंने यहाँ तो नहीं लिखा था, इस वाली स्लाइड में नहीं लिखा था। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें डिनोमिनेटर को, तो उसके जो 2 रूट्स बनते हैं डिनोमिनेटर के, वो ये हैं। ठीक है, और इसमें ये रियल एंड यूनिक भी बन सकते हैं। उस केस में ये होगा कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये सॉरी रियल एंड रिपीटेड भी हो सकते हैं, उसमें ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो दोनों रूट्स इसी पे आ जाएंगे। ये रियल एंड यूनिक भी हो सकती है, उसमें ये होगा कि ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव होगा, और आपके पास माइनस ज़ीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन
टाइम्स दिस टर्म और माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस दिस टर्म, आपके पास दो अलग अलग नंबर्स आएंगे। और फिर ये इमेजिनरी भी हो सकता है, अगर ये जीटा स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव निकल आया तो इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। और इन तमाम वैल्यूज़ के लिए इसकी रिस्पॉन्स आपको पता है ऑलरेडी, यू नो दैट कि अगर ये रियल एंड यूनिक निकल आए, अलग अलग निकल आए, रियल भी निकल आए, तो हम उस केस में हम कहते हैं कि द सिस्टम इज़ ओवर डैम्प्ड, ठीक है। और अगर ये वाले यानी कि रियल एंड यूनिक का केस वो बनता है जिसमें सिस्टम का रिस्पांस ओवर डैम्प की शेप में आता है। और हमें ये भी पता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमने लर्न किया डिफरेंट कोर्सेज में, कि अगर ये रियल एंड रिपीटेड हो गए तो उसमें भी डैम्प तो होता है लेकिन क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, ठीक है। और फिर एक ही केस है ये दोनों वैसे आखिर के, उसमें अंडर डैम्प भी हो सकता है सिस्टम। अंडर डैम्प का केस क्या होगा? अंडर डैम्प का केस ये होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकला है, इसमें यानी कि रियल पार्ट भी होगा और प्लस माइनस जे इमेजिनरी पार्ट भी होगा, ठीक है, दोनों होंगे। और एक वर्स्ट केस भी हो सकता है कि ये रियल पार्ट ही ज़ीरो हो जाए, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यहाँ रह जाए, ये नेगेटिव नंबर बन जाए राइट हैंड साइड वाली टर्म और ये इमेजिनरी बन जाए, तो प्लस माइनस जे इमेजिनरी भी आ सकता है। और वो केस कहलाता है वर्स्ट केस, दैट वुड बी द अनडैम्प्ड पार्ट, ठीक है। ये सिस्टम बिल्कुल ही अनडैम्प्ड है, उसमें डैम्पिंग है ही नहीं, वो सिर्फ ऑसिलेट करता है। रियल वर्ल्ड में ये सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, बट मैथमेटिकली इट्स पॉसिबल टू राइट डाउन इक्वेशंस फॉर सच सिस्टम्स। तो ये वो चार केसेस हैं, ठीक है। यू कैन सी रियल बट यूनिक रूट्स ओवर डैम्प्ड, रियल बट repeated roots critically damped, कॉम्प्लेक्स पोल पेयर, तो उसमें ये देखें सिस्टम रिस्पॉन्स ऑसिलेशन शुरू हो गई लेकिन ये डाई आउट हो जाएगी। और आखिर में वर्स्ट केस ये है कि दोनों कॉम्प्लेक्स प्लस माइनस जे करके टर्म्स आ गई, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स जो आएगा जब आप उसको स्टेप इनपुट देंगे तो बस ऑसिलेट ही करता रह जाएगा हमेशा के लिए। So we have learned about this. These are the four kind of responses we expect, ठीक है। इन तीन सिस्टम्स के लिए भी ये चीज़ फाइंड कर लीजिएगा, जीटा की वैल्यू, और बताइएगा कि ये क्या है। बहुत आसान है फाइंड करना, ये जो सेंटर टर्म है आपको इसको पहले तो ये चेक कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओमेगा एन स्क्वायर है, यहाँ पे भी ओमेगा एन स्क्वायर है, एस स्क्वायर प्लस समथिंग एस, ठीक है। और जब ये देख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर होता है तो फिर सेंटर वाली टर्म को आपको कंपेयर करना होता है, 2 जीटा ओमेगा एन इज़ इक्वल टू 8। सही है, इससे आपको एक इक्वेशन ये हो गई, और ये जो टर्म है ये दिस इज़ ओमेगा एन स्क्वायर विच इज़ 20 है। तो इन दोनों की मदद से आप पहले इससे ओमेगा एन निकाल लेंगे और फिर उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से जीटा निकाल लेंगे, तो यू कैन डू दैट ईजीली। अब आ जाएँ असल काम की तरफ, और असल काम हमारा यहाँ ये है कि ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है जी ऑफ एस सेकेंड ऑर्डर का, सही है। अगेन कौन सा क्या है ट्रांसफ़र फंक्शन, मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म है। इसको मैंने इनपुट दिया यूनिट स्टेप यू ऑफ टी, जो कि एस डोमेन में क्या होता है 1/s, और अब हम रिस्पॉन्स फाइंड करना चाह रहे हैं सी ऑफ टी। लेट्स डू दैट हियर। हमने लिखा मैं डायरेक्टली मैंने जंप कर लिया है थोड़ा सा, लाइक सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस वाले मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस इज़ इक्वल टू जी ऑफ एस, ठीक है। और देन सी ऑफ एस इज़ इक्वल टू जी ऑफ एस टाइम्स आर ऑफ एस, ठीक है। और आर ऑफ एस क्या है 1/s, तो वो अगर आप सब्सटीट्यूट कर दें तो वो ये बन जाता है, ये देखें 1/s यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर जब अब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, इसका डायरेक्ट लैप्लास इन्वर्स नहीं आता हमें, तो लेट्स अज्यूम इट टू बी इन पार्शियल फ्रैक्शंस, और मैं ये वाला अजम्पशन कर रहा हूँ, ये अजम्पशन हम क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, यू माइट रिमेंबर दिस। अब मैंने स्टेप्स दिए हैं, इसमें K1 K2 K3 फाइंड करना है। K1 आप फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, सही है, तो जस्ट अप्लाई द फार्मूला दैट वी हैव डन सो मैनी टाइम्स इन द क्लास, यू विल फाइंड आउट दैट K1 इज़ 1। K2 K3 अभी भी रह गए, उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग, और यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई, यू कैन से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस डिनोमिनेटर टर्म। तो दोनों साइड से कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से तो क्रॉस हो जाएगी, राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स के साथ यहाँ अपेयर हो जाएगी। जब ये अपेयर होगी, ये मैंने स्टेप्स दिखाए हुए,
and eventually you are going to be able to compare coefficients. तो s स्क्वायर के coefficients कंपेयर करने हैं, s के coefficients कंपेयर करने हैं, ओमेगा एन स्क्वायर कांस्टेंट है, वो दोनों साइड पे बराबर है. सब्सटीट्यूट कर दें, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कैलकुलेट होंगे, K2 की वैल्यू आ जाएगी -1 और S के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके K3 की वैल्यू आएगी -2 zeta ओमेगा n. ठीक है. Once we have done that, let's put them in the answer. ये रहा आंसर आ रहा है. This is kind of our answer, but still we cannot do anything. You can see माइनस साइन कॉमन है, मैंने माइनस कॉमन ले ली बाहर यहाँ पे. और उसके बाद अंदर अब क्या करना है हमने, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. सो मुझे ये टर्म नज़र आ रही है और मुझे ये टर्म नज़र आ रही है. सॉरी, यहाँ पे तो हमें नहीं पता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बंद नहीं हो सकता. बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम दिस रूट टू दिस रूट, जिससे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स बन जाएंगे. अच्छा, ये चीज़ मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपको जल्दी रिमाइंड करा दूँ. ये चीज़ निकालना बहुत आसान होता है कि क्या फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा. क्लास में भी हमारा डिस्कशन हुआ था. वो फैक्टर सिंपली इस रूट के, इस पोल के, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के रियल पार्ट ऑफ द रूट होता है. तो इसका रियल पार्ट क्या था मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको. देख लें, ये यहाँ हमने डिस्कस किया. इसका रियल पार्ट है माइनस ज़ीटा ओमेगा एन. ये है इसका रियल पार्ट. ठीक है. तो माइनस ज़ीटा ओमेगा एन का स्क्वायर हमें ऐड भी करना है, यहाँ कर दिया, और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है. ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी बैलेंस होगा ना. तो दिस थिंग बिकम्स इक्वल टू दिस थिंग. और फिर आप ये देख सकते हैं कि एस स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन और ओमेगा ज़ीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म ये परफेक्ट स्क्वायर बना रही है. एंड वी कैन पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट्स लाइक दिस, और बाकी टर्म में से कॉमन लेके ये बचा. ठीक है. अब न्यूमरेटर में देखें, हमें, आपको याद होगा लैप्लास इन्वर्स के लिए हमने यही काम किया था आरएलसी सर्किट के लिए क्लास में. हमें न्यूमरेटर में किसी तरह से अगर चीज़ों को वो करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू मेक दिस थिंग अपीयर ओवर इन द न्यूमरेटर, अगर हमें कोसाइन वाला चाहिए, और बाकी वाले के साथ हम साइन वाला लगा सकते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग इज़, न्यूमरेटर में 2 ज़ीटा ओमेगा एन था, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया प्लस ज़ीटा ओमेगा एन प्लस ज़ीटा ओमेगा एन में. और अब मैं एलसीएम ब्रेक कर दूंगा. एलसीएम ब्रेक कर दिया मैंने, और ब्रेक करने के बाद यू कैन सी एस प्लस ज़ीटा ओमेगा एन, और डिनोमिनेटर में एस प्लस ज़ीटा ओमेगा एन का स्क्वायर, और ये वाली टर्म का स्क्वायर. दिस इज़ नाउ डन. ये हमें पता है ये किसका लैप्लास इन्वर्स, ये किसका लैप्लास है, तो इसका हम इन्वर्स लैप्लास ले सकते हैं. राइट हैंड साइड पे अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है. यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में ज़ीटा ओमेगा एन आ रहा है, और हमें इसको परफेक्ट करने के लिए ये करना होगा कि वी नीड टू ब्रिंग दिस टर्म, ये तो इसका तो स्क्वायर है, या हमें इसी टर्म का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ओमेगा एन चाहिए. ठीक है. ये हम लैप्लास टेबल से सोचते हुए बोल रहे हैं. आपको लैप्लास टेबल साइड में खोल लें अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही अभी. तो लैप्लास टेबल से ही देख के कर रहे हैं हम ये काम. बहरहाल हम क्योंकि क्लास में एक बार कर चुके हैं, तो आई एम नॉट ओपनिंग द टेबल हेयर, बट यू कैन इमेजिन व्हाट वी हैव टू डू. तो मुझे ये वाली टर्म, स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर रूट वाला पार्ट, मतलब नॉट मेकिंग इट स्क्वायर, एग्जैक्टली ये टर्म चाहिए न्यूमरेटर में. लेकिन कैसे आएगी, उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा. सही है. सो वंस वी हैव डन दैट, now we are ready to take inverse Laplace. In the next slide we order them like this, और आपको इसका भी inverse Laplace पता है. this thing becomes cosine of इसमें जो एंगल बन रहा है ओमेगा एन, तो वो that angle is actually this whole thing. सही है. ओमेगा एन 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर, ये पूरी चीज़ है टाइम्स टी. ठीक है. This whole thing is the angle theta t. ठीक है. और that's the first part here. और ये वाला जो अब बन रहा है, ये साइन का बन रहा है. लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ मैंने मिस कर दी, ये भी यही बन रहा है बहरहाल, एंगल 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर. लेकिन क्योंकि इसमें s की जगह s प्लस समथिंग लिखा हुआ है दोनों में, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, e की पावर यहाँ पे होगा माइनस ज़ीटा ओमेगा एन टी, यहाँ पे भी e की पावर माइनस ज़ीटा ओमेगा एन टी. और इवेंचुअली ये कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया, एंड यू हैव दिस रिस्पॉन्स. ठीक है. सो विद दिस डेरिवेशन वी हैव फाउंड द स्टेप रिस्पॉन्स फॉर general second order transfer function. This is what we have found.
सही। और ये रिस्पॉन्स हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, इसकी शेप हमें ऑलरेडी पता है। इसमें कोसाइन और साइन मिलके एक साइनसॉइडल टर्म बना रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म बना रहे हैं। डिके फैक्टर वगैरह जीटा और ओमेगा एन और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन वगैरह इन सबसे कंट्रोल होगी, सही है। बट वी नो कि ये जनरली इस तरह का रिस्पॉन्स दे सकता है, सही है। अब आ जाएं वही काम करने के लिए जो हमने पहले किया था। यहाँ पे भी हम वही ये देखें, जीटा के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने डिस्कस किया था ना कि 1 से छोटी वैल्यू होगी तो सॉरी 1 से जीटा की वैल्यू 1 के जितना करीब होती जाएगी, ये मैंने पहले गलत बोल दिया, 1 अगर जीटा की वैल्यू 1 लेगी ना तो बिल्कुल ये फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स दिखेगा, ये जीटा इज इक्वल टू 1 होगा। जैसे जैसे जीटा की वैल्यू कम करते चले जाएंगे, डैम्पिंग फैक्टर है ना, डैम्पिंग रेशियो, तो डैम्पिंग कम होती चली जाएगी, ऑसिलेशन बढ़ती चली जाएगी। इवेंचुअली जीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए ना तो फिर इसका रिस्पॉन्स यहाँ बनाया हुआ नहीं है, लेकिन यू नो कि वो एवर ऑसिलेटिंग रिस्पॉन्स आएगा जीटा 0 पे, ये जीटा 0 पे रिस्पॉन्स है। तो जीटा की वैल्यू अगर 1 या उससे बड़ी है, बड़ी भी वैल्यू हो सकती है, तो और ज़्यादा डैम्पिंग होगी, और ज़्यादा डैम्पिंग होगी। और जैसे जैसे जीटा की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, ऑसिलेशंस बढ़ती चली जाएंगी, और इवेंचुअली जीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो यू वुड गेट एन एवर ऑसिलेटिंग रिस्पॉन्स। इसमें भी वही काम करना है, हमें राइज टाइम निकालना है और सेटलिंग टाइम निकालना है। अच्छा, ये दो तो फर्स्ट ऑर्डर में भी थे, लेकिन यहाँ पे दो और चीज़ें भी क्रिएट हो रही हैं, यू कैन सी दैट। यहाँ एक पीक वैल्यू भी क्रिएट हो रही है ग्राफ में, ये जनरल फॉर्म है ना, हमने जनरल फॉर्म बनाई, तो पीक वैल्यू भी क्रिएट हो रही है ग्राफ में, विच इज़ पीक टाइम। और एक और चीज़ भी क्रिएट हो रही है, ये फैक्टर हमने खुद बनाया, विच इज़ कॉल्ड परसेंटेज ओवरशूट। परसेंटेज ओवरशूट मीन्स के ये जो स्टेडी स्टेट फाइनल वैल्यू है, याद रखिएगा स्टेडी स्टेट फाइनल वैल्यू हमारी 1 है, मैग्नीट्यूड उसका 1 है, और रिस्पॉन्स उसके ऊपर जा सकता है और उससे नीचे आ सकता है। तो स्टेडी स्टेट फाइनल वैल्यू जो है वो उससे ऊपर भी जा सकता है अगर सिस्टम ऑसिलेट करेगा। हम जनरल केस ही कंसिडर करेंगे कि ऑसिलेशन हो रही है। सो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ ओवरशूट। इस फिनोमेना को हम ओवरशूट कहते हैं, जो ऊपर जा रहा है, स्टेडी स्टेट फाइनल वैल्यू से ज़्यादा ऊपर रिस्पॉन्स चला गया। एंड जहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू उसको पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक है, सी मैक्स कह दिया हमने उसे। और इससे हम एक परसेंटेज ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच ऑफ द फाइनल वैल्यू इज़ आवर पीक वैल्यू, ठीक है। तो हम वो इस तरह से निकाल सकते हैं कि सी मैक्स माइनस सी स्टेडी स्टेट डिवाइडेड बाय सी स्टेडी स्टेट, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं परसेंटेज ओवरशूट। तो अब याद रखने की चीज़ है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के अंदर जो हमने स्टेप रिस्पॉन्स से टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली थी वो सिर्फ 2 थी, वो थी राइज टाइम और सेटलिंग टाइम, और बहुत आसान सी थी, उसके फार्मूले भी सिंपल थे। लेकिन सेकेंड ऑर्डर में हम ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। इसके अंदर राइज टाइम भी है। राइज टाइम क्या है, दोबारा याद दिला देता हूँ, वो टाइम जहाँ पे राइज टाइम इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन when the system's response was 10% of the final value to the point where the system's response, your system's magnitude was 90% of the final value, सही है ना, 90%, 10 से 90%, सही है। इसको राइज टाइम कहते हैं, ठीक है, इसको राइज टाइम कहते हैं। एक चीज़ मैं आपकी ऐसी जस्ट फॉर योर नॉलेज ये भी बता दूं, आपके ऑसिलोस्कोप्स के अंदर राइज टाइम मेजर करने का फीचर होता है, वो एक्चुअली यही मेजर कर रहा होता है कि जो वेव फॉर्म आई है उसकी मिनिमम वैल्यू से वो मेजर करता है, और वो कहता है 10% कहाँ आया और 90% कहाँ आया, और उन दोनों के दरमियान का जो टाइम है वो राइज टाइम कहलाता है। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ हम यहाँ इस ग्राफ से मेजर कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर जनरल रिस्पॉन्स में, वो वही है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम का वही रूल है कि फाइनल वैल्यू लें, उसके ऊपर 2% और उसके नीचे 2% का बैंड बनाएं। ये वो बैंड है जिसको मैं अभी ये शेड कर रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ थोड़ा सा ना डेफिनेशन चेंज हो जाती है। सो यहाँ डेफिनेशन इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि आप देखें ये सिस्टम का रिस्पॉन्स आया, ये बैंड में दाखिल हुआ लेकिन निकल गया, फिर ये ऊपर से नीचे आया, फिर से बैंड में दाखिल हुआ लेकिन नीचे से निकल गया, फिर दोबारा से एंटर हुआ और इसी बैंड में एंटर हुआ और अब अंदर है, अब नहीं निकल रहा। तो बेसिकली दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम कहेंगे कि सिस्टम सेटल हो गया है, बैंड के अंदर एंटर हो गया और दोबारा बाहर नहीं निकला। अगर ये रिस्पांस बार बार बैंड से बाहर निकलता जा रहा है तो उसको हम सेटलिंग नहीं कंसिडर करेंगे। सेटलिंग उस वक्त कंसिडर करेंगे व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम्स रिस्पांस एंटर्स द बैंड एंड नेवर लीव्स अगेन, तो वो वाला टाइम सेटलिंग टाइम कहलाएगा।
और सेटलिंग टाइम जो है वो फिर उसकी भी एक्सप्रेशन होगी, वी विल टॉक अबाउट इट, वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से निकलेगी। पीक टाइम बहुत आसान है, जहाँ सिस्टम का मैग्नीट्यूड मैक्स था वहाँ पे क्या टाइम हो रहा था, ये एक अलग चीज़ है, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। एंड परसेंटेज ओवरशूट, वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्सिमम फाइनल वैल्यू के रिस्पेक्ट से ये हाइट कितनी है, सही है ना। सिंपली बेसिकली परसेंटेज ओवरशूट इज़ दिस हाइट डिवाइडेड बाय 1, सही है, अगर इस ग्राफ के रिस्पेक्ट से 1 से। तो इनके फार्मूले हैं, ठीक है, एंड दीज आर द फार्मूला, these are the ways you can drive them, आपकी बुक में डेरिवेशंस हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर दीज फार्मूला, और इनके मतलब क्या होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो TS का फार्मूला है, सेटलिंग टाइम की फार्मूला है, इससे सेकंड ऑर्डर के लिए ये फार्मूला बनेगा 4 डिवाइडेड बाय जीटा ओमेगा n, ठीक है। राइस टाइम का फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा उसको डिफरेंट किया है और वो यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसी और कौन से हैं दो, राइस टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम, वेयर इज पीक टाइम। अच्छा, पीक टाइम का फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं दिया, आई विल गिव दैट फार्मूला, मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगा, बट अगेन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फार्मूलाज याद करें, आपको इनमें से देखें आपको कितने पैरामीटर्स पता होने चाहिए। अच्छा, परसेंटेज ओवरशूट इज़ क्वाइट इजी। परसेंटेज ओवरशूट जो है वो स्टेडी मैक्स वैल्यू माइनस स्टेडी स्टेट वैल्यू डिवाइड बाय स्टेडी स्टेट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। तो दैट्स द परसेंटेज ओवरशूट, ठीक है। मैक्स वैल्यू, जो पीक वैल्यू यूँ कह लें कि पीक वैल्यू माइनस स्टेडी स्टेट वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्टेडी स्टेट वैल्यू टाइम्स 100, दैट्स परसेंटेज ओवरशूट, ठीक। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको स्टेडी स्टेट वैल्यू पता चल जाए तो आप और आपको परसेंटेज ओवरशूट दे दूं मैं, तो आप इससे पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, पीक टाइम का भी फार्मूला, आई विल ऐड दैट टू दीज स्लाइड्स। आपकी बुक में इनकी डेरिवेशंस हैं, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर इन डेरिवेशंस को देखें। साथ में ये 2 एग्जांपल्स हैं और ये टेक्स्ट बुक से ही लिंक्ड हैं, ये पेज 180 पे सॉल्व हुआ हुआ है, मैं यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा, बहुत आसान सा एग्जांपल है, इसमें आपको इस सिस्टम की इक्वेशन लिखनी है और फिर ऐसा J और D की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो 20% ओवरशूट में रिजल्ट करे, ठीक है, एंड और सेटलिंग टाइम 2 सेकेंड्स हो। तो गो अहेड in your textbooks and look up this example and try and find this out, and this is present on page number 180, ठीक है। So with this our discussion has ended। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी इन सेट ऑफ स्लाइड्स में। पहली ये थी कि हमने DC मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन देखा, बोथ केसेस, फील्ड कंट्रोल एंड आर्मेचर कंट्रोल। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जनरल रिस्पांस देखा, किस तरह कैलकुलेट होता है और उससे राइस टाइम और सेटलिंग टाइम कैसे ड्राइव हुए हैं। और फिर सेकेंड ऑर्डर का देखा, स्टेप रिस्पांस जनरल फॉर्म, उसकी टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसमें राइस टाइम, सेटलिंग टाइम और नई 2 चीज़ें ऐड हो गई, परसेंटेज ओवरशूट और पीक टाइम, ठीक है। पीक टाइम का फार्मूला मैं इसमें ऐड कर दूंगा स्लाइड्स में। आई होप दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक सेंस। ये कहाँ यूज़ होंगी, ये मेनली प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हैं, तो आपको CP में काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे, लेकिन ये थ्योरी टॉपिक्स ही हैं। सो you should go through these, and I hope if you have any questions or queries you can ask me in the class. This is a slightly digression from our regular topics, but this is going to help us with the CP as well as other things. ये मैंने आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा, स्टेट स्पेस पहले पढ़ाना था लेकिन मैंने ये पहले कर दिया, इसके बाद स्टेट स्पेस देख लेंगे। Inshallah we will meet in class. If you have any questions you can ask me. Thank you very much.